लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर का डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो मैंने बताया था मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट होता है जो मल्टीपल इनपुट्स को सेम आउटपुट लाइन से कनेक्ट करता है और इसका पर्पस क्या होता है कि सेम लाइन को अगर मल्टीपल यूजर्स यूज करना चाहते हैं तो उस रिसोर्स को उस लाइन को शेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर जो इनपुट होते हैं 2 की पावर n चलते हैं where n is the number of select line। सिलेक्ट लाइन क्या बताती है? सिलेक्ट लाइन के हर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर इनपुट हमारा आउटपुट से कनेक्ट होता है। यही चीज हमने देखी थी। उसके बाद मैंने ये दिखाया कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट का काम कर सकता है। तो वहां से सारे लॉजिक गेट हमने जनरेट किए थे, लेकिन हमने देखा जिन एक्सप्रेशंस में कॉम्प्लीमेंट आने लगा वहां या तो मेरे पास नॉट गेट होना चाहिए या फिर उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक नहीं 2 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ती है। तो मैंने जनरलाइज क्या बोला कि 2:1 वर्क्स एक वेरिएबल का कोई भी फंक्शन बना सकता है, लेकिन 2 वेरिएबल के कुछ ही फंक्शन बन सकते हैं। कौन से? जिसमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सिंस हम यूनिवर्सल गेट की बात कर रहे थे तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि 4:1 वर्क्स एक यूनिवर्सल गेट का अगर काम करे, 4:1 वर्क्स एज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, अब देखो 4:1 वर्क्स को अगर यूनिवर्सल गेट बनाना है तो मैं यहाँ कौन से लॉजिक गेट्स की बात करूंगा जिनके अंदर 2 इनपुट है। या चलो सारे लॉजिक गेट की बात करते हैं, सिंपल रखते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हो? बफर की बात करेंगे। अब बफर के अंदर हमने क्या बोला था कि ये a है, ये y है जो कि a के बराबर होता है। अब हमने बोला था अगर a 0 हुआ तो y क्या होगा? 0, और अगर a 1 हुआ तो y भी क्या होगा? 1। अब देखो इसमें कैसे कर सकते हो? इसे बनाने का बहुत इजी तरीका क्या होगा? अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट होने वाले हैं। मैंने बोला था अगर एक सिलेक्ट लाइन फिक्स कर दो तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर से क्या बन सकता है? 2:1 मल्टीप्लेक्सर। ये लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। अब देखो अगर इसकी सिलेक्ट लाइन को मैं S1 को 0 कर दूं और S0 पे मैं लगा दूं A। अब इसके अंदर A अगर 0 है तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? 0 0। तो अगर A 0 है तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 0, और कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? 0 0। तो यहां आ गया 0, क्योंकि मुझे पता है 0 0 पे कौन सा इनपुट आगे जाता है? I0 आगे जाता है, और A 0 पे जाना क्या चाहिए? 0। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? 0। अब देखो 0 1, अगर A को 1 रखते हैं 0 1, आउटपुट क्या मिलना चाहिए? A1 पे Y1, लेकिन 0 1 पे मुझे पता है आगे कौन जाता है? I1, इसलिए I1 पे क्या लिख दो? 1। बाकी दोनों इनपुट क्या हो गए? अनयूज्ड रह गए। ऐसे देखो अगर दूसरे सर्किट की बात करते, अगला सर्किट होता अपना इन्वर्टर। अब इन्वर्टर के अंदर क्या होता? अगर ये A है तो ये Y इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर A 0 हुआ तो Y 1 होगा, और A 1 हुआ तो Y 0 होगा। अब इसका अंदर अगर हमें एक ही इनपुट लेना है तो अगेन किसकी बात करोगे? 2:1 मल्टीप्लेक्सर की। लेकिन मेरे पास अवेलेबल क्या है? 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो 4:1 से 2:1 पे कैसे आओगे? उसकी एक सिलेक्ट लाइन को फिक्स करके। ठीक है, अब सिलेक्ट लाइन सपोज मैंने अब की बात कर देता हूं हाई VCC, एक रेजिस्टेंस और लगेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 करो 0 भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं दोनों तरह से दिखा रहा हूं। अब देखो A 0 हुआ तो सिलेक्ट लाइन क्या हो गई? 1 0 1 0 माने 2, तो कौन सा इनपुट आगे जाना चाहिए? I2। लेकिन
लेकिन आगे क्या जा रहा है 1, तो I2 पे क्या लिख दें 1। अब अगला देखो A1 हुआ तो ये तो 1 है, 1 1 1 1 माने 3, तो आगे कौन जाएगा I3, 1 पे क्या आना चाहिए 0, तो I3 पे क्या लिख दिया 0। ठीक है, तो ये बन गया बफर और इन्वर्टर। तीसरे लॉजिक गेट पे आते हैं, एंड गेट। अब एंड गेट में हम क्या बोलते हैं, एंड गेट की ट्रुथ टेबल लिख लो। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशन होंगे। और आउटपुट 1 कब आता है एंड गेट में, जब दोनों इनपुट 1 हो जाए, यही होगा। अब इसे मल्टीप्लेक्सर की मदद से इंप्लीमेंट करना है, तो देखो क्या करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां एमएसबी कौन है, ए है, एलएसबी कौन है, बी है। जब ऐसा हो जाए तो दोनों इनपुट को सिलेक्ट लाइन की तरह ले लेना, ए बी। तो S1 S0, ठीक है। तो एमएसबी कौन है, ए, सिलेक्ट लाइन में एमएसबी कौन होता है S1, तो S1 पे लगा दो ए। एलएसबी कौन है, बी, सिलेक्ट लाइन में एलएसबी कौन होता है S0, तो S0 पे लगा दो बी। अब देखो 0 0 0 0 पे कौन सा इनपुट आगे जाता है I0, जाना क्या चाहिए 0, तो I0 पे क्या लिख दिया 0। 0 1 कौन सा इनपुट आगे जाएगा I1, लेकिन 0 1 पे क्या आना चाहिए 0, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 0। 1 0 कौन सा इनपुट आगे जाएगा I2, 1 0 पे क्या जाना चाहिए 0। 1 1 कौन सा इनपुट आगे जाएगा I3, 1 1 पे क्या जाना चाहिए 1। ठीक है, अब इसी काम को करने का आसान तरीका देखो क्या होता, कि ये जो ट्रुथ टेबल का आउटपुट है ये एज इट इज इनपुट लाइन पे जोड़ दो। बात समझ आई, देखो ये तो है 0 0 0 1 0 0 0 1, तो डायरेक्टली भी बना सकते हो। अब अगर ये डायरेक्ट हमें आइडिया लग चुका है, तो अब मुझे बताओ और गेट में क्या करोगे। ये ए, ये बी, ये वाई। अब और गेट की फंक्शनैलिटी कैसी होती है, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन और हर एक के लिए आउटपुट बताओ क्या क्या आएगा। पहले में 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1। अब मैंने क्या बताया, मल्टीप्लेक्सर से बनाने का आसान तरीका है, जो दोनों इनपुट हैं दोनों को क्या बना दो, सिलेक्ट लाइन बना दो, और चारों इनपुट पे क्या जोड़ दो, जो आउटपुट में हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो सीधे किस पे जोड़ दो, इनपुट्स पे। ठीक है, अब S1 पे क्या लगाओगे A, S0 पे क्या लगाओगे B, इनपुट पे क्या लगाओगे 0 1 1 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर से और गेट। ये बात क्लियर हुई। अब ऐसे देखो अगला अगर बनाते नैंड गेट, नैंड गेट में क्या चेंज आता, एक बबल लग जाता, और ट्रुथ टेबल में क्या फर्क पड़ता, बबल लगने से आउटपुट कॉम्प्लीमेंट हो जाता, तो 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। अब मैंने क्या बताया, ट्रुथ टेबल के अंदर जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा इनपुट। ये बन गया भाई नैंड गेट। सेम वे में क्या बना सकते हो नॉर गेट, नॉर गेट में और का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो 0 0 पे क्या आएगा 1, 0 1 पे और क्या देता है 1, तो नॉर क्या देगा 0, 1 0 पे और क्या देता है 1, तो नॉर क्या देगा 0, 1 1 पे और क्या देता है 1, तो नॉर क्या देगा 0। तो ये जो इनपुट्स आ रहे हैं वो एज इट इज यहाँ
कनेक्ट कर दिए जाए। ठीक है, तो ये नैंड और नॉर भी बन गए। अगले गेट कौन से होते हैं? अगला होता है एक्सॉर। एक्सॉर कब बन देता है? जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो। दोनों इनपुट डिफरेंट कब होते हैं? 0 1 और 1 0 में। तो 0 0 में सेम है, 0 0 1 में डिफरेंट है, 1 1 0 में भी डिफरेंट है, 1 1 1 में सेम आए 0। तो यही इनपुट कहां कनेक्ट कर दोगे आउटपुट की टेबल को? एज इट इज इनपुट पे कनेक्ट कर दिया जाएगा, 0 1 1 0। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट गेट एक्सनॉर। एक्सनॉर कब बन देता है? जब दोनों इनपुट इक्वल हो। तो 0 0 पे क्या देगा? 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1। तो ये जो चारों आउटपुट आ रहे हैं इन्हें कहां कनेक्ट कर दोगे? एज इट इज इनपुट पे। तो यहां क्या लिख दोगे? 1 0 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब है 4:1 मल्टीप्लेक्सर से कोई भी लॉजिक गेट बन सकता है। और इसके अंदर ये ध्यान दो, कहीं इन्वर्टर की या कहीं एक और मल्टीप्लेक्सर की जरूरत नहीं पड़ी। एज इट इज हमने डायरेक्टली सारे लॉजिक गेट यहाँ पे डिजाइन कर लिए। ये बात समझ आई? अब इसके अंदर लिखना a 4:1 mux can be used to implement a 4:1 mux can be used to implement any logic expression of two variables can be used to implement any logic expression of two variables but only some logic expressions of three variables. Only some logic expression of three variables, but with an inverter, it can implement any logic expression of three variables. It can implement any logic expression of three variables. ठीक है, जैसा हमने 2:1 में बोला था कि 2:1 वाला एक वेरिएबल का कोई भी फंक्शन बना लेगा, दो के कुछ ही बना सकता है। दो के सारे बनाने तो क्या चाहिए साथ में? नॉट के। ऐसे 4:1 में बोला कि दो वेरिएबल के सारे बन जाते हैं, तीन वेरिएबल के बनाने के लिए क्या लगेगा? नॉट के। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना implementation of logic function using multiplexer. Implementation of logic function using multiplexer. तो हमने बोला था कि मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट का एक्सप्रेशन हमने देखा था कल 2:1, 4:1, 8:1 में लास्ट वीडियो में जो देखा था, उसमें हर जगह एसओपी टर्म्स आ रही थी। तो हमने बोला था सिंस आउटपुट में सारी टर्म्स एसओपी वाली आ रही हैं, तो हम लोग आउटपुट में कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कोई भी लॉजिक फंक्शन बनाना है वो मल्टीप्लेक्सर से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बात है कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कैसे बनाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर अगर एक इतना जनरल सर्किट है जिससे कोई भी लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है कि हर बार एंड गेट और गेट इन सब में ना पड़ के सिर्फ एक चिप लेके चलूं, कौन सी? मल्टीप्लेक्सर। अच्छा, दूसरी बात समझो कि क्या होता है, जैसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? जहां मल्टीपल सर्किट्स या मल्टीपल डिवाइसेस सेम सिलिकॉन वेफर पे फैब्रिकेट होती हैं, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो, दो तरह के सर्किट हो सकते हैं, एक जो तुम लैब में बनाते हो ब्रेडबोर्ड पे या पीसीबी पे बनाते हो, दूसरा होता है इंटीग्रेटेड सर्किट।
तो पीसीबी पे जब कंपोनेंट जोड़ते हुए एक रेजिस्टेंस अलग होगा, कैपेसिटर अलग होगा, इंडक्टर अलग होगा, तो सारे कंपोनेंट कहलाते हैं डिस्क्रीट कंपोनेंट। बट जब हम लोग इसको एक ही सिलिकॉन के वेफर पे सब कुछ बना ले, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो मल्टीप्लेक्सर एक आईसी की तरह आता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह आता है। और जैसा मैंने देखा कि अगर ये कोई भी लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकता है, तो मुझे क्या फायदा, मैं एक आईसी खरीदूंगा और उसी से अलग अलग फंक्शन बनाता रहूंगा। वरना मुझे अलग अलग कई सारे एंड गेट लाने पड़ेंगे, कई और गेट लाने पड़ेंगे, तो वो चीज ज्यादा मेहनत का काम है एज कंपेयर टू एक सिंगल मल्टीप्लेक्सर लेने के। ठीक है, तो ये बात याद रखना, मल्टीप्लेक्सर क्या है, आईसी है। आईसी में भी देखो कैटेगरीज होती है, एलएसआई लो स्केल इंटीग्रेटेड, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसका मतलब ये होता है एक आईसी में या एक सिलिकॉन के वेफर पे कितने ट्रांजिस्टर बन रहे हैं, कम बनते हैं तो लो स्केल, मीडियम बनते हैं मीडियम स्केल, ज्यादा बनते हैं लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा वेरी लार्ज स्केल, और भी ज्यादा अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है, नाम क्या होगा कि कितने ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन के वेफर पे हमने बना रखे। अब वापस आते हैं, हम लोग बात ये कर रहे थे कि मल्टीप्लेक्सर की मदद से कैसे कोई लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट होता है। जैसे एक पॉइंट लिखो, टू इंप्लीमेंट एनी लॉजिक फंक्शन, टू इंप्लीमेंट any logic function using multiplexer, we need to have the logic function, in canonical SOP form, canonical का मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा एसओपी फॉर्म जिसमें हर प्रोडक्ट टर्म में सारे वेरिएबल प्रेजेंट हो, एक कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, और एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है। तो हमें कैनोनिकल एसओपी में चाहिए होता है, अगर कैनोनिकल एसओपी में नहीं है तो उसे कैनोनिकल एसओपी में लाना पड़ेगा। ये वाला भी लिख लो, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन कैनोनिकल एसओपी, if it is not present in canonical SOP, then it has to be converted to canonical SOP form. ठीक है, अब इसके अंदर केस 1 ले रहे हैं। n वेरिएबल फंक्शन है और हमारे पास है 2 to the power n/1 मल्टीप्लेक्सर, यानी कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी, 2 की पावर n/1 है तो n सिलेक्ट लाइन होंगी। तो इसमें लिखना, if 2 to the power n/1 multiplexer is available, if 2 to the power n/1 multiplexer is available, then all the input variables are used as select lines, and the value of output for each input combination is connected at the corresponding pin or at the corresponding input pin, is connected at the corresponding input pin। देखो अभी हमने एग्जांपल लिया था, जब मेरे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर था, उससे मैं लॉजिक गेट बना रहा था। तो याद करो दो वेरिएबल वाले कैसे बनाए थे, मैंने बोला था ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट पे वैल्यूज लिखी हैं वो एज इट इज कहां जोड़ दोगे, इनपुट पे। सेम चीज मैं यहां बोल रहा हूं कि लॉजिक फंक्शन के अंदर
जो भी ट्रुथ टेबल में आउटपुट की वैल्यूज है 0 और 1 जो है उनको एज इट इज कहां जोड़ दो, मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे, और हम लॉजिक फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है कि जब ऐसा हो n वेरिएबल है और n ही सिलेक्ट लाइन है, तो ये n के n वेरिएबल कहां जुड़ेंगे, सिलेक्ट लाइन पे, और इनपुट पे क्या लगेगा, फिर जो भी आउटपुट की वैल्यू आती है ट्रुथ टेबल के अंदर। एक एग्जांपल लेते हैं, एक फंक्शन है f a इक्वल टू a बार, f a इक्वल टू a बार, और इसे इंप्लीमेंट करना है 2:1 मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। ऐसा मैं करना चाहता हूं। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैंने बोला यहां कितने वेरिएबल हैं, एक है। सिलेक्ट लाइन कितनी होगी 2:1 मक्स में, सिलेक्ट लाइन भी होगी एक। अगर दोनों एक एक है तो डायरेक्टली क्या करोगे, ट्रुथ टेबल बना लो, जीरो का बार 1, 1 का बार 0। तो मैंने ये बोला तो जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट लाइन पे जोड़ दो, और जो इनपुट है उस पे क्या कनेक्ट कर दोगे, जो भी वैल्यू आउटपुट पे डिजायर्ड है। आउटपुट पे डिजायर्ड वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 1 और 0। तो ये बन गया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन ऐसे ही रियलाइज करना है, जो भी आउटपुट पे वैल्यू है वो डायरेक्टली कहां जुड़ जाएगी, इनपुट पे। ऐसे अगला एग्जांपल लेता हूं, देखो फंक्शन ऑफ a कॉमा b, सपोज है a b बार। अब मैं बोलता हूं इसको मुझे बनाना है यूजिंग 4:1 मक्स। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक ट्रुथ टेबल बना लूंगा, दो वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। ए बी बार 0 और 0 0 इंटू 1 0 0 1 0 इंटू 1 का बार 0 1 0 1 इंटू 0 का बार, 0 का बार क्या होता है 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 बार, 1 बार होता है 0 तो 0, ठीक है। अब कैसे बनाओगे 4:1 मक्स से, कि दो सिलेक्ट लाइन होंगी S1 S0, 4 इनपुट I0 I1 I2 I3। अब सिलेक्ट लाइन पे क्या जोड़ोगे, इनपुट, और इनपुट्स पे क्या कनेक्ट करोगे, जो भी आउटपुट की वैल्यूज हैं। लेकिन सिलेक्ट लाइन पे इनपुट जोड़ते वक्त देखो इस बात पे ध्यान देना कि इनपुट में जो एमएसबी थी वो सिलेक्ट लाइन की भी एमएसबी ही होनी चाहिए। इनपुट में एमएसबी क्या है A, सिलेक्ट लाइन में एमएसबी क्या है S1। तो यहां क्या होगा A और ये B। आउटपुट पे वैल्यूज क्या है 0 0 1 0। तो ये बन गया लॉजिक फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए मल्टीप्लेक्सर को ये भी कह देते हैं इट इज अ लॉजिक फंक्शन जनरेटर, ठीक है। अब अगला एग्जांपल लिखना, इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट ये क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना, इंप्लीमेंट अ हाफ एडर एंड अ हाफ सबट्रैक्टर, implement a half adder and a half subtractor using 4:1 mux, using 4:1 mux, ठीक है। तो पहले हाफ एडर की बात कर लेता हूं। अब हाफ एडर में कितने इनपुट होते थे, 2 इनपुट, और आउटपुट भी कितने होते हैं 2। लेकिन मल्टीप्लेक्सर के कितने आउटपुट होते हैं भाई, एक ही आउटपुट होता है, यानी 2 मल्टीप्लेक्सर तो लगाने पड़ेंगे, हर आउटपुट के लिए एक अलग मल्टीप्लेक्सर। तो अगर 3 आउटपुट होते तो 3 मल्टीप्लेक्सर। अब 0 0 का सम 0 कैरी 0, 0 1 का सम 1 कैरी 0, 1 0 का सम 1 कैरी 0,
1 1 का सम 2 होता है, तो सम 0 कैरी 1, ये बन गया। अब मैंने क्या बोला है, अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है तो 2 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। दो मल्टीप्लेक्सर लगाओगे, दोनों में 4 इनपुट होंगे, ठीक है। और दोनों में 2 सिलेक्ट लाइन। अब मैंने बोला था जब जितने इनपुट वेरिएबल और उतनी ही सिलेक्ट लाइन हो तो क्या किया जाता है, वो सिलेक्ट लाइन को सीधा इनपुट वेरिएबल से जोड़ देते हैं। बट ये ध्यान रखना है, यहाँ ए एमएसबी है और यहाँ S1, तो यहाँ क्या लगेगा ए और यहाँ बी, ऐसे यहाँ भी ए और बी, ठीक है। चाहे तो इन दोनों वायर को जोड़ के भी दिखा सकते हो, ए और ए वाली को और बी और बी। अब अगर पहले वाले मल्टीप्लेक्सर से सम बनाना है तो इसमें सम वाला आउटपुट लिखो, क्या आएगा 0 1 1 0। दूसरे से बनाना है कैरी, तो कैरी वाले में कैरी का आउटपुट लिखो 0 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सम और कैरी। बट दोनों इनपुट वेरिएबल को जोड़ के दिखाना, वरना ऐसा लगेगा कि एक सर्किट नहीं 2 सर्किट है। ऐसे ही दूसरा पार्ट क्या हमारे क्वेश्चन का, कि हमें क्या बनाना है, हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर में भी कितने इनपुट वेरिएबल होते हैं, 2, और आउटपुट कितने होते हैं, आउटपुट भी 2 होते हैं, एक तो डिफरेंस और एक बोरो आउट। 2 इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 में से 0 गया तो डिफरेंस कितना आएगा 0, बोरो भी लेना पड़ा 0। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, छोटे में से बड़ा नंबर नहीं हो पाएगा, बोरो लोगे तो बोरो ले लिया 1 1 0 बन गया 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 बोरो 0 1 माइनस 1 0 बोरो 0। अब इसके अंदर क्या करोगे, यही सर्किट को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। पहला आउटपुट क्या होगा, डिफरेंस, और दूसरा होगा बोरो आउटपुट। डिफरेंस में क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं, 0 1 1 0 0 1 1 0। बोरो में क्या आ रहा है, 0 1 0 0। तो ये क्या बन गया, हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर डायरेक्टली बना सकते हो। 4:1 मक से 2:1 से बनाने में थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अब अगर मैं समराइज करूं, देखो जो अभी तक हमने फंक्शन पढ़े हैं, हमें 2:1 मक से भी बना के देखा है और 4:1 मक से भी। तो 1 बाय 1 चलते हैं। जैसे हमने क्या क्या देख लिया, बफर देखा, नॉट गेट देखा, एंड, और, नैंड, नॉर, जोर, एक्सनॉर, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, ये सारे सर्किट देखे। बफर में कितने 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज हुए थे, एक। सिंगल वेरिएबल का फंक्शन डायरेक्टली बन सकता है 2:1 मक से, 4 वाला भी एक ही लगा था। नॉट में सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो एक ही लगेगा। ये 2 वेरिएबल वाला था एंड, तो 2 वेरिएबल में भी यहां पे एक ही लगा था और यहां पे भी एक, और में भी एक एक। लेकिन नैंड में कॉम्प्लीमेंट आने की वजह से बार बनाना पड़ा था, उसके लिए एक मल्टीप्लेक्सर एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन ये 2 वेरिएबल के सारे फंक्शन बना सकता है, तो यहां पे सिर्फ एक। नॉर में भी कॉम्प्लीमेंट था 2 1, जोर में कॉम्प्लीमेंट था 2 1, एक्सनॉर में कॉम्प्लीमेंट था 2 1। हाफ एडर में कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ा था और बाद में 2 आउटपुट लेने पड़े थे, सम और कैरी, तो टोटल लगे थे 3।
लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ लगते हैं 2। सेम हाफ सबट्रैक्टर 3 2। तो ये काउंट रट के नहीं जाना, बस देखने वाली बात ये है कि 2 वेरिएबल के सारे फंक्शन बनाने के लिए कितने 4:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज हुआ, एक का। लेकिन 2:1 में कुछ तो एक एक से बन गए, बट बाकियों के लिए कितने लगे, 2 लगे। ये बात क्लियर हुई? तो इसीलिए हमने बोला 2:1 मल्टीप्लेक्सर 2 वेरिएबल के कुछ फंक्शन बना सकता है, बट अगर सारे बनाना चाहते हो तो क्या चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, या इन्वर्टर ना हो तो 2 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, एक से काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 वेरिएबल का फंक्शन है जो 8:1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है। 3 वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें हमें गिवन है 8:1 मार्क्स। तो मैंने क्या बोला, पहले ट्रुथ टेबल बना लो, या चलो इसको ना एक काम करते हैं, इस वाले को ट्रुथ टेबल से कर लेते हैं और मैं डिफरेंट मेथड से ही बताऊंगा, या इसको दोनों मेथड से समझते हैं। देखो ट्रुथ टेबल के लिए कितनी एंट्रीज होंगी 3 वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में 8 एंट्री होंगी। ठीक है, ये बना लिया हमने 8 एंट्री। हर एक के लिए आउटपुट बताओ, 0 0 0 a प्लस बी सी 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 पे 1, क्योंकि 1 1 का प्रोडक्ट 1 आएगा, 1 प्लस समथिंग 1 आएगा। 1 0 0 1 प्लस समथिंग 1 1 0 1 1 1 1। अगर a 1 हो गया तो 1 प्लस समथिंग हमेशा क्या आएगा, 1। अब 8:1 मल्टीप्लेक्सर से कैसे बनाओगे, तीन इनपुट लोगे, सॉरी 3 सिलेक्ट लाइन लोगे, एक आउटपुट और 8 इनपुट। ठीक है, अब मैंने बोला सिलेक्ट लाइन पे सीधे सीधे इनपुट्स को जोड़ देना, लेकिन एमएसबी का ध्यान रखते हुए। एमएसबी कौन है, ए, तो S2 पे क्या जुड़ेगा, ए, S1 पे बी, S0 पे सी। अब जो आउटपुट में टर्म्स आ रही है वो सीधी सीधी इनपुट पे लगेंगी, तो यार ठीक है। ये करने का ना एक आसान तरीका हो सकता था जहां मैं ट्रुथ टेबल से बच जाता, मैं इसमें से मिन टर्म निकालने की कोशिश करता हूं। तो a है तो ये है 1 xx, bc है x1, क्योंकि मिन टर्म में हमेशा नॉर्मल वेरिएबल को 1 लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाले को 0। तो देखो कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है, पहले 1 xx में 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1, ये बाकी दोनों के xx वालों के 4 कॉम्बिनेशन हो गए। x11 में 0 1 1 और 1 1 1, ठीक है। x वाले को 0 और 1 दोनों लिख सकते हो। तो देखो क्या आया, ये आया 4 5 6 7, ये आया 3 और 7। तो ओवरऑल कौन सी मिन टर्म हो गई, ये हो गई 3 4 5 6 7। तो जो मिन टर्म आ रही है उस वाले इनपुट पे लिख दो 1, और जो नहीं आ रही उस पे क्या लिख दो 0। ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली भी कर सकते हो विदाउट ड्राइंग द ट्रुथ टेबल। कहने का मतलब जो एसओपी एक्सप्रेशन गिवन था उसे कैनोनिकल में ले आए, या सम ऑफ मिन टर्म्स पे ले आए, जो कि मैंने बोला भी था लाना पड़ता है। और उसके बाद क्या किया, जो मिन टर्म प्रेजेंट थी उनके करस्पॉन्डिंग इनपुट पे क्या लिख दिया 1, और जो एब्सेंट थी उनके करस्पॉन्डिंग इनपुट पे क्या लिख दिया 0। तो ये वाला मेथड क्लियर है, सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं करना। जो आउटपुट की वैल्यूज आ रही है ट्रुथ टेबल के अंदर वो एज इट इज इनपुट पे कॉपी पेस्ट कर दी जाएंगी। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं।
अगले केस पे चलते हैं, नेक्स्ट लिखो केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 में मैं ये कहता हूं कि वेरिएबल तो मेरे पास n है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लेक्सर का भाई ऑर्डर कम हो गया, तो मल्टीप्लेक्सर हुआ 2 to the power n minus 1 is to 1 मार्क्स। तो कितनी सिलेक्ट लाइन है बताओ, सिलेक्ट लाइन कितनी होगी? 2 की पावर में जो वैल्यू होती है वही सिलेक्ट लाइन होती है। तो आप तो ये नहीं कह सकते ना वेरिएबल्स को डायरेक्टली किससे जोड़ दो, सिलेक्ट लाइन से, क्योंकि जोड़ोगे तब भी एक वेरिएबल तुम्हारा बच जाता है, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं n, सिलेक्ट लाइन कितनी है n माइनस 1। अब बात ये आती है इस केस में क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, स्टेप लिखो पहला, फाइंड ऑल द मिन टर्म्स, फाइंड ऑल द मिन टर्म्स or express the function as sum of minterms, express the function as sum of minterms। Step 2, connect n minus 1 variable, connect n minus 1 variable to the select lines, to the select lines, and the remaining variable, and the remaining variable is used to determine, remaining variable is used to determine the value at the input terminals, the value at the input terminals either in normal or complement form, either in normal or complement form। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, इसको मैंने 4:1 से दिया था, लेकिन अब मैं मल्टीप्लेक्सर का ऑर्डर रिड्यूस कर रहा हूं, यही क्वेश्चन है बट 2:1 मल्टीप्लेक्सर से। अब इसमें मैंने क्या बोला कि मिनटर्म पता कर लो, कौन सी मिनटर्म है ये, मिनटर्म 2 है। अब 2:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए क्या करना है, मिनटर्म 2 है तो इसके अंदर क्या करो, अगर बेसिक मेथड से जाएं, अगर a 0 है, मैं कह रहा हूं a को सिलेक्ट लाइन बनाना है, a मैंने पहले बता दिया a इज द सिलेक्ट लाइन। तो अगर a 0 है तो फंक्शन क्या आएगा भाई, फंक्शन आएगा 0। अगर a 1 है तो फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन आएगा b बार। तो इसको कैसे कर सकते हो, 2:1 मल्टीप्लेक्सर से, ये सिलेक्ट लाइन है, दो इनपुट है I0 I1 और y। तो I0 सिलेक्ट लाइन पे a भेजा, a 0 हुआ तो आगे क्या जाता है I0, a 0 पे जाना क्या चाहिए 0, a 1 हुआ तो आगे क्या जाता है I1, जाना चाहिए b बार। तो मैंने यही बोला, जो बचा हुआ वेरिएबल होता है सिलेक्ट लाइन के अलावा वो कहां आ जाता है, वो इनपुट पे आ जाता है, या तो नॉर्मल फॉर्म में या अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ये बात क्लियर हुई? तो जो सिलेक्ट लाइन है वो तो सिलेक्ट लाइन से जुड़ेंगी और बचा हुआ इनपुट कहां लगेगा, बचा हुआ इनपुट एज अ इनपुट ही यूज किया जाएगा, ठीक है। या देखो इसका और क्या काम हो सकता था, और किस तरह से कर सकते थे, इसके अंदर ना ऐसे टेबल बन जाती है, चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना ए और बी के, इसलिए 4 सेल की टेबल बना लो। यहां लिख दो I0, यहां I1 और यहां आ जाएगा तुम्हारा जो भी बचा हुआ इनपुट है B बार और B बच रहा था ना, सिलेक्ट लाइन क्या थी A, तो यहां बचा हुआ इनपुट आता है
यानी यहां क्या लिखोगे, लेफ्ट ओवर इनपुट वेरिएबल। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। अब आई नॉट कब सिलेक्ट होता है, जब a 0 हो। I1 कब होता है, जब a 1 हो। b बार का मतलब b है 0 और b का मतलब b है 1। अब जरा नंबरिंग बताओ, मिनटर्म क्या होगी, 0 0 0 1 0 2 0 1 1 और 1 1 3। ये बात समझ आई। आई नॉट का मतलब है a या सिलेक्ट लाइन है 0, I1 का मतलब है a या सिलेक्ट लाइन क्या है 1। b बार जैसे के मैप में करते थे, b बार का मतलब 0, b का मतलब 1। अब a b के कॉम्बिनेशन ले लिए, 0 0 माने 0, 1 0 माने 2, 1 1 माने 0 1 माने 1 और 1 1 माने 3। अब इसमें कौन सी मिन टर्म प्रेजेंट है, मिन टर्म प्रेजेंट है हमारी ये वाली 2 वाली। ठीक है, बाकी तो कोई प्रेजेंट नहीं है ना। अब आई नॉट के दोनों कॉलम में क्या आ रहा है, 0, तो आई नॉट हो गया 0। I1 के कॉलम में क्या आ रहा है, 1 0, b क्या है 0 1, तो यहां क्या आ गया b बार। b अगर 0 1 है और 1 0 आ रहा है तो वो क्या हो गया b बार। नहीं तो ऐसा देख लेते, यहाँ 1 किस में आ रहा है, b बार में, तो b बार आ गया। यहाँ 1 किसी में भी नहीं आ रहा तो यहाँ क्या आ गया 0। तो दोनों इनपुट मिल गए, आई नॉट पे 0 और I1 पे b बार। ये वाला मेथड फायदा कब देता है, जब ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, क्योंकि तब ऐसा एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे, तब ये चीज मुश्किल पड़ती है। इसीलिए इसको बोला जाता है, इसको ट्रुथ टेबल भी नहीं बोलते, के मैप भी नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन टेबल। ठीक है, और एग्जांपल लेके कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि इंप्लीमेंटेशन टेबल बनती कैसे है। अभी के लिए क्या याद रखोगे, सिंपली क्या करना होता है, जो इनपुट्स हैं वो ऊपर आएंगे कॉलम्स में, और जो बचा हुआ इनपुट है वो कहां आता है, रोज के अलावा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ए बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, दो वेरिएबल का ही है। अब इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन टेबल से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखो ये मिन टर्म नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया मैक्स टर्म। इसे किससे बनाना है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर से। कोई बात नहीं भाई, मैक्स टर्म भी है तो क्या दिक्कत है। अब मैंने क्या बोला, इसमें सिलेक्ट लाइन पता होनी चाहिए। सपोज इस बार ले लो, सिलेक्ट लाइन है मेरे पास बी, सपोज ऐसा है। अब ए बी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4। ए बी के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 4। तो सिलेक्ट लाइन बी है तो यहां बचा हुआ वेरिएबल आएगा ए बार और ए। मैंने बोला सिलेक्ट लाइन के बाद जो वेरिएबल बच जाए वो यहां लिखोगे। ऊपर क्या आती है इनपुट लाइंस, आई नॉट I1। आई नॉट का मतलब क्या है, b इक्वल टू 0, I1 का मतलब b इक्वल टू 1। ये भी 0 1, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 2 और 1 1 3। अब कौन सी मैक्स टर्म आ रही है, मैक्स टर्म पता कर लो। मैक्स टर्म में क्या ऑब्जेक्टिव होता है, 0 बनाने का, यानी बार किसका लेते हैं 1 का। तो कौन सी मैक्स टर्म है, 1 1 माने 3, तो ये वाली मैक्स टर्म है। यानी बाकी तीनों क्या होंगे, 1 होंगे। अब आई नॉट में दोनों 1 आ रहे हैं, यानी ए बार प्लस ए, दोनों 1 का मतलब 1। I1 में 1 कहां आ रहा है, ए बार पे, तो ये हो गया ए बार। अब इसका मतलब 2:1 मल्टीप्लेक्सर से कैसा बन जाएगा, सिलेक्ट लाइन पे आ गया बी, आई नॉट I1, आई नॉट पे क्या आ गया 1, I1 पे क्या आ गया ए बार, और ये हो गया y। ठीक है, तो इस तरह से इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाते हैं। तो जो लेफ्ट ओवर वेरिएबल है वो रोज में, और जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वो कॉलम्स में, और फिर हम ये देखते हैं कौन कौन से मिन टर्म प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे अगला देखते हैं
सिग्मा 0 1 3 6 7। ठीक है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है। इससे बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। एफ ए बी सी सिग्मा एम 0 1 3 6 7। और इसमें कितने वेरिएबल है? 3। तो सिलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए? 2। 2 सिलेक्ट लाइन का मतलब कौन सा मल्टीप्लेक्सर? 4:1। ठीक है, 3 सिलेक्ट लाइन में अगर 3 ही वेरिएबल होंगे तो वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। जो भी आउटपुट की वैल्यू है ट्रुथ टेबल में वो एज इट इज कहां पेस्ट हो जाएगी? इनपुट टर्मिनल्स पे। लेकिन अभी हमें क्या लेके चलना है? n वेरिएबल है तो सिलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए? n-1। तो यहाँ 3 वेरिएबल है तो सिलेक्ट लाइन 2। 2 सिलेक्ट लाइन माने कितने इनपुट? 2 की पावर 2 यानी 4। तो किससे बनाना है? 4:1 मार्क्स से। इसमें पहला पार्ट है AB को सिलेक्ट लाइन बनाना है। फर्स्ट पार्ट है AB एज सिलेक्ट लाइन। अगर AB को सिलेक्ट लाइन बनाओगे, पहले बताओ 3 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कितने बनेंगे? 8 बनेंगे ना। अब देखते जाओ हम क्या करते हैं। 8 वेरिएबल के लिए जैसे केमैप में बनाते थे 8 सेल बना लिए। ठीक है, ऐसा रहने दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। AB को अगर सिलेक्ट लाइन बना रहे हो तो लेफ्ट ओवर वेरिएबल C, तो यहाँ आया C बार, यहाँ आया C यानी 0 1। यहाँ आया I0 I1 I2 I3। यानी यहाँ AB क्या क्या चल रहे हैं? A और B चल रहा है 0 0 0 1 1 0 1, यही चल रहा है ना। तो जरा मिन टर्म्स के नंबर डाल लो। 0 0 0 0 0 1 0 2। ABC के ऑर्डर में जाना है भाई, ये ध्यान रखना, CAB मत कर देना। तो पहले ये दोनों देखोगे फिर C देखोगे। 1 0 0 यानी 4, 1 1 0 यानी 6, 0 0 1 1, 0 1 1 क्या हो गया? 3, 1 0 1 यानी क्या हो गया? 1 0 1 5 और 1 1 1 7। ये आ गए मिन टर्म्स। कौन कौन सी प्रेजेंट है? 0 1 3 6 7। यानी बाकी जगह क्या है? 0 है। अब देखो I0 में दोनों बना रहे हैं यानी C बार प्लस C 1। 0 1 आ रहा है तो 1 किस में आ रहा है? C में आ रहा है तो C। 0 0 कहीं भी 1 नहीं आया, 0 दोनों में 1 आया तो C बार प्लस C 1। ठीक है, अब इसका मतलब 4:1 मल्टीप्लेक्सर कैसे बनेगा ये? अब S1 S0 पे क्या डाला है? A और B। तो S1 है A, S0 है B। अब इनपुट्स पे क्या क्या आ रहा है? देखो I0 पे आ रहा है 1, I1 पे C, I2 पे 0, I3 पे 1। A बन गया हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर से ये एक्सप्रेशन। ऐसे इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सिलेक्ट लाइन बदल रहा हूं। अब सिलेक्ट लाइन दे रहा हूं B और C। सिलेक्ट लाइन हम दे रहे हैं BC। अब देखो जो मिन टर्म मार्क करना है, अगर ये टफ लग रहा है तो इसका भी ना आसान तरीका देखते हैं। आसान तरीका क्या होता है? देखो पहले ट्रुथ टेबल बना लो। 0 3 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन?
इनके डेसिमल वैल्यू भी लिख लो फिर। क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन कौन सी मिन टर्म 1 है? 0 1 3 6 7। ठीक है, यही है। मैंने 0 1 3 6 7 ये वाली मिन टर्म्स के अगेंस्ट क्या लिखा है? 1। अब देखो इस बार बीसी को सिलेक्ट लाइन बनाना है तो लेफ्ट ओवर वेरिएबल कौन सा होगा? लेफ्ट ओवर वेरिएबल होगा ए। तो फिर से 8 बॉक्सेस बनाओ क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो लेफ्ट ओवर वेरिएबल लिखा इधर ए बार ए, इधर आया आई नॉट आई वन आई टू आई। ए बार का मतलब है ए 0 है और ए का मतलब है ए 1 है। अब देखो ए 0 किस किस में है? 0 1 2 और 3 में। इन चारों में ए 0 है तो यहां लिख दो। और ए 1 किस किस में है? 4 5 6 7 यहां लिख दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर ट्रुथ टेबल देखते हो तो ए 0 है 0 1 2 3 में और 1 है 4 5 6 7 में। अब इसमें कौन कौन सी मिन टर्म सिलेक्ट करनी है? 0 1 3 6 7, बाकी जगह 0 डाल दो। अब देखो 1 0 आ रहा है, क्या सिलेक्ट हुआ? ए बार। 1 0 आ रहा है, ए बार। 0 1 यानी ए 1 है तो ए और 1 1 आया तो 1। अब इसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर से? ठीक है, सिलेक्ट लाइन पे क्या आ रहा है? बी और सी। ठीक है, बी को एमएसबी की तरह ट्रीट किया है, ये बात का ध्यान देना। तो आई नॉट क्या है? ए बार। आई वन क्या है? ए बार। आई टू क्या है? ए। और आई थ्री क्या है? 1। तो ये आ गया हमारे पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर से एक्सप्रेशन। अब इसके बाद तीसरा हम लोग बनाते हैं। अगर मैं सिलेक्ट लाइन दे रहा हूं सी ए, ठीक है, अब इसमें देखो सीए में मैंने नेचुरल ऑर्डर उल्टा कर दिया। मैंने नेचुरल ऑर्डर उल्टा कैसे कर दिया? अब मैंने एसी ना लेते हुए क्या ले लिया? सी ए। अब सी ए लेते हुए कैसे चलोगे? यहां लेफ्ट ओवर वेरिएबल क्या हो गया? बी बार और बी। देखो अब इसको कैसे टैकल करोगे? नेचुरल ऑर्डर चलता है ना तब आसान है। तो एक काम करता हूं, पहले एक काम करते हैं, एसी ले लेते हैं। सी और एसी दोनों समझाता हूं कि अगर नेचुरल ऑर्डर उल्टा कर दे यानी एमएसबी को एलएसबी पे जोड़ दो और एलएसबी को एमएसबी पे, तब क्या करोगे? अब देखो सबसे पहले देखो बी 0 कहां पे है? बी बार का मतलब है बी 0 है। बी 0 कहां पे है? 0 और 1 पे है, 4 और 5 पे है। तब तो यहां डायरेक्टली लिखोगे 0 1 4 5। बी 1 कहां पे है? नीचे में बी 1 लेना है ना, तो बी 1 कहां पे है? 2 3 और 6 7। 2 3 6 7। अब देखो कौन कौन सी मिन टर्म लेनी है? 0 1 3 6 7, बाकी जगह 0 डाल दो। अब यहां क्या है? ए सी। अब देखो 1 0 माने कौन सिलेक्ट हुआ? बी बार, जिसके आगे 1 है वही नीचे आएगा। 1 1 दोनों में 1 है तो 1। 1 किसके आगे है? बी के आगे है बी। 1 किसके आगे है? बी। तो ये हो गया बी बार 1 बी बी, ये आ गया। लेकिन अगर ऐसे ही मैं क्वेश्चन ऐसा कर दूं कि सीए को सिलेक्ट लाइन बना रहे हो, यानी इस बार सी एमएसबी से जुड़ा है और ए एलएसबी से, तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए।
अब वेरिएबल कौन सा बचा हुआ है? बी बार बी। ठीक है, टेबल के अंदर की वैल्यूज हम लोग डिलीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? इस बार मैंने सी और ए की पोजीशन एक्सचेंज कर दी। अब इसका मतलब देखो क्या है कि यहाँ पे सी भी 0 है और ए भी 0 है। यहाँ पे क्या है? सी 0 है लेकिन ए 1 है। यहाँ सी 1 है और ए 0 है और यहाँ दोनों ही 1 है। ठीक है, अब मिड टर्म लिखने का ना कोई शॉर्टकट नहीं रह गया, अब तुम्हें निकालना पड़ेगा। देखो 0 0 0 एबीसी के ऑर्डर में जाना है। 0 0 0 कौन सी मिड टर्म हुई? 0 1 0 0 क्या हुआ? 4 0 0 1 यानी 1 1 0 1। ठीक है, एबीसी चल रहा हूं, A1 B0 C1 1 0 1 5। अब इधर आ जाओ 0 1 0 यानी 2 1 1 0 यानी 6 0 1 1 3 1 1 1 7। ये बात समझ आई? पहले ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू। अब कौन कौन सी मिड टर्म उठानी है? 0 1 3 6 7, बाकी जगह डाल दो 0। अब क्या सिलेक्ट हुआ? बी बार। इनमें क्या सिलेक्ट हुआ? बी। इसमें क्या हुआ? 1 और इसमें बी। तो क्या हो गया? बी बार बी 1 बी। ठीक है, तो अगर सीए दे देगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उतना डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये इंप्लीमेंटेशन टेबल का फंडा क्लियर है? अगर वेरिएबल सेम ऑर्डर में है तो सिर्फ क्या देखते हैं, जैसे यहाँ लेफ्ट ओवर वेरिएबल था, यहाँ हमें देखना था कि B0 कहाँ होगा। B0 कहाँ था? 0 1 4 और 5। तो डायरेक्टली वो नंबर मैंने डाल दिए 0 1 4 5। ये चीज क्लियर है कैसे हम लोग करते हैं? तो अगर एक वेरिएबल कम पड़ जाए तो ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या समझ आया। अगर ये फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन देखो तो यहाँ बी बार की जरूरत पड़ी। बी बार बनाने के लिए क्या चाहिए होता? नॉट गेट। अगर नॉट गेट नहीं होता तो एक मल्टीप्लेक्सर एक्स्ट्रा लगता, यानी 4:1 मल्टीप्लेक्सर से अगर ये फंक्शन बनाना था तो हमें एक नॉट गेट की जरूरत भी पड़ती। कहने का मतलब 4:1 मल्टीप्लेक्सर 3 वेरिएबल के सारे फंक्शन नहीं बना सकता, सिर्फ कुछ फंक्शन बना सकता है। बट अगर नॉट गेट दे दूं तो कोई भी फंक्शन बना सकता है। पहला पॉइंट लिखो, a 4:1 multiplexer can implement only some function of three variable, but with an inverter it can implement all function of three variable. अब देखो अभी तक जो कंक्लूजन निकली है फंक्शन के बारे में, हमने बोला 2:1 मक्स है, ऑल वन वेरिएबल, सम 2 वेरिएबल फंक्शन भी बना सकते थे। लेकिन अगर ऑल 2 वेरिएबल चाहिए थे तो साथ में क्या लगता? और नॉट गेट की जरूरत पड़ती। ठीक है, ऐसे 4:1 मक्स में क्या पता चला था कि 2 वेरिएबल के तो ऑल बना सकता है, 1 के तो बना ही सकता है, 2 के भी ऑल बन जाएंगे। फिर कुछ बना सकता है 3 वेरिएबल के, लेकिन अगर 3 वेरिएबल के सारे चाहिए तो क्या लगेगा साथ में? नॉट गेट।
अब इसी तरह से जनरलाइज करो, 2 की पावर n/1 मार्क्स। देखो ये जो 4 था ये 2 की पावर 2 था ना, तो ये 2 वेरिएबल के सारे बना सकता था, तो 2 की पावर n/1 किसके सारे बना देगा? ऑल n वेरिएबल फंक्शन, फिर सम n+1 वेरिएबल फंक्शन, और अगर ऑल बनाने हैं n+1 के तो साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? एक नॉट गेट की जरूरत और पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जनरलाइज कर देते हैं। इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए जब नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हैं तो कोई भी फंक्शन तुम बना सकते हो। अगर सिलेक्ट लाइन वेरिएबल से कम है तो हर फंक्शन नहीं बन सकता, सिर्फ कुछ ही फंक्शन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगले केस पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखना केस नंबर 3। अभी लॉजिक फंक्शन बना रहे हैं ना, तो उसी के अगले केस पे जा रहा हूं। केस नंबर 3, इसमें लिखो n इनपुट वेरिएबल्स, मेरे पास अब वेरिएबल है n इनपुट वेरिएबल and 2 to the power n-2/1 marks available। ठीक है, यानी अब की बार कितनी सिलेक्ट लाइन हो गई भाई? जब 2 की पावर n-2/1 है तो इस बार सिलेक्ट लाइंस हो गई हमारी n-2। तो वेरिएबल से कितनी कम रह गई? वेरिएबल से 2 कम रह गई। अगर वेरिएबल से 2 कम रह गई, अब क्या करोगे? तो देखो n इनपुट वेरिएबल में से n-2 डायरेक्टली जोड़ देंगे सिलेक्ट लाइन से, तो कितने वेरिएबल बचे? 2। उन 2 वेरिएबल की मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? इनपुट टर्मिनल की वैल्यू। अभी जैसे एक वेरिएबल पिछले केस में बच गया था, तो इनपुट टर्मिनल पे क्या लगेगा? ये वो एक वेरिएबल की टर्म में आता था। अब 2 वेरिएबल बच गए, तो अब की बार 2 वेरिएबल की टर्म्स में ये निकाला जाएगा कि इनपुट पे क्या कनेक्ट हमें करना है। तो ये लिखो n-2 इनपुट वेरिएबल्स, n-2 इनपुट वेरिएबल्स are directly connected to select lines, and the remaining two variables are used to find out the value of input terminal, अब देखो कैसे, पिछले वाला ही फंक्शन ले रहा हूं। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं कि a को सिलेक्ट लाइन लेना है। मतलब कौन सा मल्टीप्लेक्सर ले रहा हूं? 2:1 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं देखो, फिर से ट्रुथ टेबल बना लेता हूं अपने रेफरेंस के लिए। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, डेसिमल में डाल दो। अब इसमें y क्या क्या 1 दे रखा है? 0 पे, 1 पे, 3 पे, 6 पे, 7 पे। अब देखो अब हमें करना क्या है, इस बार भी मैंने पहले की तरह इंप्लीमेंटेशन टेबल बनानी है। इंप्लीमेंटेशन टेबल जब बनाओगे कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 8। इनपुट कितने हैं? 2, तो यहां 2 इनपुट लिख लिए, I0 I, और ऐसे 8 सेल बना लूंगा।
क्योंकि कॉलम के अलाउंग क्या लिखे जाते हैं, इनपुट, और रोज के अलाउंग हम लिखेंगे लेफ्ट ओवर वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन। कैसे हैं 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1। आई नॉट कब है, जब a 0 है, और i1 कब है, जब a 1 है। या तो यहां से डेसिमल वैल्यू निकाल लो, वरना देखो BC 0 0 कहां रहता है, एक तो 0 पे रहता है और एक 4 पे रहता है, तो यहां नंबर ऐसे डाल दो 0 4। BC 0 1 कहां रहता है, 1 पे और 5 पे। BC 1 0 कहां रहता है, 2 पे और 6 पे। BC 1 1 कहां रहता है, 3 पे और 7 पे। अब इसमें 1 प्लेस करो, जो जो मिड टर्म गिवन थी, 0 1 3 6 7। अब जहां जहां 1 है उन टर्म्स का सम ले लोगे, तो क्या लिखोगे, b बार c बार प्लस b बार c प्लस bc। अब इन दोनों टर्म्स का सम क्या होगा भाई, b बार c बार प्लस b बार c, b बार c प्लस c बार, तो ये हुआ b बार प्लस bc। रिडंडेंट लिटरल रूल अगर लगाते हो तो ये बना b बार प्लस c। इधर क्या लोगे, 2 पे बना रहा है bc बार प्लस bc, तो ये हो गया b। यानी आई नॉट पे क्या लगेगा, b बार प्लस c, और i1 पे क्या लगेगा, b। तो सिलेक्ट लाइन पे हमने भेजा a, i नॉट i1, i1 पे तो b आ गया, और i नॉट पे b बार प्लस c लाना है, तो ये हुआ b c, तो b बार प्लस c। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो बचे हुए 2 वेरिएबल हैं उनके कॉम्बिनेशन आएंगे, यानी तुम्हें और लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ नॉट गेट या इन्वर्टर से हमारा काम नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई। तो इसके अंदर भी मैंने क्या किया, BC के कॉम्बिनेशन के हिसाब से मिन टर्म मार्क कर ली, और मिन टर्म मार्क करने के बाद मैंने क्या किया, जहां जहां बना रहा था उनका सम लेके निकाल दिया लॉजिक एक्सप्रेशन। ये क्लियर है। तो n वेरिएबल के फंक्शन को 2 की पावर n-2:1 से भी इंप्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, तो एक बार रिविजिट करें हमने क्या क्या किया। आज हमने सबसे पहले बात की थी कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर को अगर यूनिवर्सल गेट बनाए, तो हमने देखा 2 वेरिएबल वाले सारे गेट इंप्लीमेंट हो गए, जो कि लास्ट लेक्चर में नहीं हो पा रहे थे बिना नॉट गेट के। तो इसका कंक्लूजन हमने ये निकाला, 4:1 मल्टीप्लेक्सर 2 वेरिएबल के सारे फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकता है, बट 3 वेरिएबल के सारे नहीं कर सकता, कुछ कर सकता है। सारे करने हैं तो क्या चाहिए, नॉट गेट। फिर हमने लॉजिक फंक्शन जनरेटर की बात की, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन सेम है, तो सारे वेरिएबल किस पे जुड़ेंगे, सिलेक्ट लाइन पे, और जो आउटपुट की वैल्यूज है ट्रुथ टेबल में वो डायरेक्टली कहां जुड़ेंगी, इनपुट पे। फिर हमने बोला सिलेक्ट लाइन एक कम है, तो n-1 वेरिएबल कहां जुड़े, सिलेक्ट लाइन पे, और nth वेरिएबल के हिसाब से क्या पता लगाया गया, इनपुट की वैल्यू उसमें यूज होती है ऐसी इंप्लीमेंटेशन टेबल। ऐसी n-2 सिलेक्ट लाइन रह गई तो n-2 वेरिएबल सिलेक्ट लाइन पे गए, और बचे हुए 2 वेरिएबल की टर्म्स में क्या निकाला गया, इनपुट की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है कोई भी लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट करने का। तो ऐसा क्वेश्चन गेट के अंदर या किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, एज अ लॉजिक फंक्शन जनरेटर। ये मल्टीप्लेक्सर का एक एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग इसी टॉपिक से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चीजें देखेंगे मल्टीप्लेक्सर में और सर्किट्स हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, लेकिन वो चीज नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। इसके अलावा कुछ और मिन टर्म्स के कॉम्बिनेशन लेके ऐसे ही प्रॉब्लम को ट्राई करो। यही लेना कि n वेरिएबल है, n-2 सिलेक्ट लाइन है, बट यहां मिन टर्म्स चेंज कर लो, उससे तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। नहीं तो इसी क्वेश्चन में सिलेक्ट लाइन बदल लो, एक बार बी ले लो, एक बार सी ले लो, ऐसा कर लो। ऐसा करोगे तो भी तुम्हें अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो ये एक बार क्लियर हो जाता है, तब नेक्स्ट वीडियो को प्रोसीड करना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही।